और चलिए बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा प्रमुख के दौरे को लेकर जिला और प्रदेश संगठन तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बताते चले, हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम को सजाया जा रहा है। वहीं शहर के कई चौक चौराहे जेपी नड्डा के स्वागत वाले होर्डिंग से पटे पड़े हुए हैं। जेपी नड्डा ऋषिकुल ऑडिटोरियम पहुंचकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इस दौरान बूथ 174 के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के दिव्य संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे और उसके बाद हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल होंगे। जेपी नड्डा के हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं जेपी नड्डा के हरिद्वार दौरे को लेकर स्थानीय भाजपाई कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वृक्षारोपण का कार्य करेंगे और उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात जो माह के अंतिम रविवार को होता है, उसको यहाँ अपने बूथ नंबर 174 के कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर सुनेंगे। G20 से वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर जो कार्यक्रम है उसमें वो प्रतिभाग करेंगे। और हरिद्वार आपको लिए चलते सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, जरा बताइए, जेपी नड्डा हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हरिद्वार के दौरे पर पहुंच रहे हैं और कई कार्यक्रमों में यहाँ पर जेपी नड्डा शामिल होंगे। सुबह से लेकर शाम तक जो है जेपी नड्डा के 4 कार्यक्रम हैं। सुबह 10:30 बजे सबसे पहले जेपी नड्डा हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात जो कार्यक्रम है उसका प्रसारण सुनेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ यहाँ पर स्थानीय नेताओं के साथ जो पार्टी का बूथ 174 है उसके कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद भी जेपी नड्डा करेंगे। उसके बाद जो जेपी नड्डा है वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और वहां पर एक जो बड़ा व्याख्यान माला एक कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है यूनिवर्सिटी की ओर से, वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है। उसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे और उसमें उसके बाद छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। छात्र छात्राओं के बीच भी जेपी नड्डा होंगे। उसके बाद 3 बजे सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, पार्टी की कोर कमेटी की जो बैठक है, प्रदेश कोर कमेटी की बैठक है बीजेपी की, उसको जेपी नड्डा यहाँ बैठक को लेंगे। निजी होटल में ये कार्यक्रम होना है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश की संगठन की जो नब्ज है जेपी नड्डा यहाँ पर टटोलेंगे और कई महत्वपूर्ण जानकारियां, इनपुट यहाँ पर जो है मीटिंग में निकल कर आ सकते हैं। इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा का जो दौरा है वो काफी कई मायनों में खास है, कई मायनों में वो अहम है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दौरे के दौरान जो है उनके साथ रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और अन्य कई प्रदेश के नेता, कैबिनेट मंत्री, स्थानीय नेता, ये सब जो है जेपी नड्डा के दौरे के दौरान जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। काफी बिजी शेड्यूल जो है पूरे दिन यहाँ पर जेपी नड्डा और आज भाजपा नेताओं का यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में जेपी नड्डा जो है शाम के वक्त होने वाली हर की पैड़ी पर जो आरती होती है, भव्य गंगा आरती होती है, गंगा आरती में शामिल होंगे और उसके बाद यहाँ पर रवाना होंगे। तो पूरी तरह से तैयारियां जो है वो संगठन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर भी यहाँ पर जो है कर ली गई है और स्थानीय जो भाजपा नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जनता की समस्याओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा आदेश दिया है। सभी डीएम को अब हर रोज 2 घंटे आम जनता की समस्याओं को सुनना होगा। कल हुई मीटिंग में सीएम धामी ने सभी डीएम को ये निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने देहरादून में जनता की समस्याएं सुनी हैं, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और जमीन से संबंधित मामले आए हैं। जनता दरबार में कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई विधायक ने अपनी ही पार्टी नेताओं की सोशल मीडिया के जरिए फजीहत करा दी है। आनंद फानन में पार्टी अध्यक्ष ने विधायक को तलब किया और विधायक से स्पष्टीकरण भी मांगा है। यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की फेसबुक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब हल्ला काटा हुआ है। दरअसल फेसबुक पर विधायक ने पोस्ट कर दी है कि पिछले 22 सालों में यमकेश्वर के लोगों के साथ छल हुआ है, उन्हें विकास से वंचित रखा गया है। विधायक की इस पोस्ट से हल्ला इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि विधायक खुद बीजेपी से और पिछले 22 सालों से ये सीट बीजेपी की ही रही है, यानी कि यहाँ जितने भी विधायक रहे हैं वो बीजेपी की ही रहे हैं। तो फिर आखिरकार बीजेपी विधायक का निशाना किसकी ओर है? वहीं बीजेपी विधायक के पोस्ट से मचे बवाल के बाद आनंद फानन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक को तलब किया है और स्पष्टीकरण भी मांगा है और विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष को अपना स्पष्टीकरण सौंपा है। जब से राज बना तब से लेके अब तक यमकेश्वर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने ही रिप्रेजेंट किया है।
और बीजेपी की वर्तमान विधायक ये कह रही है कि 20-22 वर्ष से उस पूरे विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा करी। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने वहां पर काम नहीं किया, ऐसा आरोप रेणु बिष्ट लगा रही है। कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक विषय चल रहा था, मैंने कहा था कि मैं माननीय विधायक से वार्ता करूंगा। जब वो कल मुझसे मिली तो स्पष्ट तौर मैं कह सकता हूं कि उनकी मंशा उस विषय का उस रूप में नहीं थी। उन्होंने बताया कि नया उन्होंने उनके साथ कोई कार्यकर्ता रहा होगा, उसने पोस्ट डाली, तो जैसे उनकी पोस्ट संज्ञान उन्होंने पोस्ट वो हटा दी थी। और क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर में जितना विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी शासन में ही हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड्स में छेड़खानी के मामले को लेकर एसआईटी ने एडवोकेट कमल विरमानी को अरेस्ट कर लिया है। शनिवार रात को हुई विरमानी की अरेस्टिंग और पहले यूपी का वकील इमरान भी अरेस्ट हो चुका है और अभी तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बनी हुई है एसआईटी। देहरादून में करोड़ों की जमीन खुर्द-बुर्द करने की जांच चल रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं देहरादून से। हमारे साथ विशाल गर्ग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विशाल, अब जिस तरीके से मोड़ आ गया है इस मामले में और कई लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब एक और गिरफ्तारी हुई है, क्या ज्यादा जानकारी, पूरा अपडेट दीजिए। अब बिल्कुल शिनम, देखिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जिस तरह से छेड़छाड़ हुई और करोड़ों की ये संपत्ति है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है, जो कि कागज फाड़ करके उस पर दूसरे कागज लगा देना और इस तरह के मामले जब लगभग 1.5 माह पहले आए सामने, तो डीएम ने इसमें पुलिस पर केस भी करा दिया। लेकिन उसके बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पर उतरे और वो खुद रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे, जहां पर पहुंच करके उन्होंने इसका जायजा भी लिया और साथ में एसआईटी की टीम भी गठित कर दी। एसआईटी टीम ने इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई की और लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार भी लिया। और अब धीरे धीरे जब परतें खुल रही हैं तो कई बड़े वकीलों का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, जैसे कि कमल विरमानी को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी ऐसे कई नाम हो सकते हैं, कई चेहरे ऐसे सामने आ सकते हैं जो कि काफी नामी गिरामी हो सकती है। यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो राजधानी में जो बड़ा खेल हुआ है, जो रजिस्ट्री वाले मामले में और जो जमीनों की खुर्द-बुर्द की गई है, तो इसमें काफी लोगों के सामने आने की बातें भी चल रही हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त है, क्योंकि उन्हीं के निर्देश पर एसआईटी बनी और ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो जारी है। और ऐसे में कई लोगों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए। देहरादून की चक्राता में पेड़ों की अवैध कटान के मामले में एक्शन हुआ है। वन विभाग ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की टॉप लिस्ट में शिक्षा विभाग का हेडमास्टर है, जो कि 2 स्कूलों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। दोनों स्कूलों में पाया गया कि देवदार की स्लीपर शिक्षा विभाग ने अभी तक हेडमास्टर पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि वन विभाग ने छापेमारी की है और घरों पर ताला लगाकर परिवार समेत आरोपी फरार हो गए हैं। और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से। डेंगू टेस्ट के मनमाने रेट वसूलने के बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और राज्य में डेंगू के टेस्ट के लिए रेट सरकार ने अब तय कर दिए हैं। डेंगू टेस्ट के लिए 500 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक रेट तय किए गए हैं और डेंगू रैपिड टेस्ट के लिए 500 से 800 रुपए तक वसूले जाएंगे और एलिजा टेस्ट के लिए 1000 से 1100 रुपए तक का जो कीमत है वो तय की गई है। अब तक अस्पताल और लैब मनमाने पैसे वसूल रहे थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है और डेंगू टेस्ट के रेट तय कर दिए गए हैं। और बात मौसम के अपडेट की भी कर लेते हैं। तो अब आगे उत्तराखंड में मौसम काफी अच्छा रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही बाहर से आने वाले टूरिस्ट और चारधाम यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 8 से 10 दिन राज्य में बारिश से राहत के आसार हैं और हालांकि कुछ जगहों पर हल्की या फिर बहुत हल्की बारिश भी हो सकती है। निकलेगी कल से आगे आप देखेंगे तो 8 से 10 दिन अब कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी होंगी वो छुटपुटी हैं, कहीं कहीं पर है और लाइट मॉडरेट तक की है। तो अभी जो लोग आवागमन करना चाहते हैं या चारधाम लोकेशंस को जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब
हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों का सर्वे करने वाले भूवैज्ञानिकों को डीएम को प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों और एनडीएमए के विशेषज्ञों ने इन पहाड़ियों का सर्वे कराए जाने का सुझाव दिया है और साथ ही सुरक्षा दीवार बनाने और ड्रेनेज सिस्टम सुधारने जैसे ट्रीटमेंट के सुझाव भी दिए हैं। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि विशेषज्ञों के सुझावों पर अमल किया जाएगा और चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों से भूस्खलन होने के बाद इन पहाड़ियों के सर्वे के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। जल्द ही चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों का भी सर्वे किया जाएगा। चलो और भेज रहा टिहरी में चंबा टनल के ऊपर मकानों को बारिश में खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर टीएम ने अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से परिवारों को शिफ्ट करने के लिए भी कहा है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा बाईपास में बनाई गई टनल की शुरुआत से ही विखोल और कुलडी गांव में 12 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ने लगी थी, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब डीएम ने इसके निरीक्षण की बात भी कही और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, टनल में जो प्रभावित घर थे, पहले भी प्रकरण रहा है, ये पुराना है। इसमें हमारे संबंधित अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। मैं भी उसको 1-2 दिन में जाके देखूंगा और जो भी परिवार है वहाँ उनको कैसे पहले सुरक्षित किया जा सकता है उस बारे में कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ के पानी से लक्सर शुगर मिल में बने चीनी गोदाम में हजारों क्विंटल चीनी बर्बाद हो गई है। वहीं मिल प्रबंधन ने खाद्य मंत्रालय से गोदामों में पड़ी खराब चीनी बेचने की अनुमति मांगी है। इसी को लेकर एसडीएम ने शुगर मिल में चीनी गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बाढ़ के पानी से गोदाम में पड़ी हजारों क्विंटल चीनी पानी में भीगी हुई है और एजीएम के निर्देश पर भी 2 बार निरीक्षण करने के बाद मिल प्रबंधक को स्टॉक से ज्यादा चीनी बेचने की परमिशन दी जा चुकी है। जो इनका मिल वालों का जो कोटा होता है मंथली, तो उस कोटे से ऊपर ये परमिशन चाह रहे थे, क्योंकि अभी पीछे बाढ़ का स्थिति यहाँ पे हुआ था और चीनी खराब हुई थी, तो उससे निजात पाने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा कोटे के लिए डिमांड की थी। तो उसी के जो 3,50,000 क्विंटल की हमारी डिमांड थी वो फूड मिनिस्ट्री ने अलॉट कर दी थी कि आप इतना 1 महीने में बेच सकते हो। फ्लड में जो नुकसान हुआ था, हाँ, जो नुकसान हुआ था वो सोच रहे हैं कि हम वो जो चीनी जो गिल्ली होगी उसको जल्दी से जल्दी बेचें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट गए और सीएम ने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को लेकर वैज्ञानिकों से चर्चा की है और स्टूडेंट्स के साथ भी चर्चा की है और भारत की चंद्रयान 3 को लेकर फिलहाल स्थिति को लेकर भी सीएम से बातचीत हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और वैज्ञानिकों को देश का भविष्य भी बताया। चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है, उसमें हमारे इस संस्थान का IRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है और देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है, इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है। उन सभी से संवाद हुआ है जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में